मैं मुकेश कुमार आप सभी को सक्सेस इन इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस चैनल पर यूपीएससी सहित सभी पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा सहित हाथ से लिखा हुआ नोट उपलब्ध कराया जाता है, वो भी व्हाट्सएप पर पीडीएफ में। आप लोग मेहनत कीजिए, वो भी ईमानदारी से। आप जानते ही होंगे कि यूपीएससी सहित स्टेट पीसीएस में सफलता का रेट 200 स्टूडेंट पर 1 का है। यदि आप अपने आसपास या कोचिंग में इतने लड़कों में आप अंडर 10 में आते हैं तो आपकी सफलता का रेट ज़्यादा है। थोड़ा मेहनत कीजिए, वो भी सही डायरेक्शन में, स्मार्ट स्टडी के साथ। आज मोटे मोटे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़िए उसका अर्थ विश्लेषण सहित समझ में आनी चाहिए। यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम में पेपर मैगजीन का काफ़ी महत्व है। जो स्टूडेंट पेपर मैगजीन की गहराई से अध्ययन करता है वो आधे मेंस की तैयारी पूरा कर चुके होते हैं। सफल होने के लिए पीटी से पहले 60% मेंस की तैयारी पूरी होनी चाहिए। वैसे यदि आप पीटी से पहले 100% मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, न्याय सक्रियता पर चर्चा करें। आप देख रहे हैं कि न्याय सक्रियता काफ़ी चर्चा में रहता है और इसको लेकर न्यायपालिका और विधायिका में आपसी टकराव होते रहते हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को उसके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिए गए आदेश से है। ऐसे हम शॉर्ट में इस ग्राफ को समझें। इसमें देखिए, न्याय सक्रियता न्यायालय, ये न्यायालय न्याय सक्रियता में जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ही महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे के न्यायालय का कोई महत्व नहीं होता है इसमें। ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, क्योंकि उसके विरुद्ध कई अन्य और भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, इसीलिए इसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें जो अस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसमें जनहित याचिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा रीट याचिका है जो आर्टिकल 32 जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और आर्टिकल 226 जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें न्याय संहिता में खुद न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय, खुद संज्ञान लेकर भी मुद्दे को उठा सकते हैं। इसमें एक आर्टिकल है 137 पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार है। इसका भी प्रयोग जो होता है न्याय संहिता में किया जाता है। अब हम थोड़ा इसको विस्तृत से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। न्याय संहिता का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को उसके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिए गए आदेश से है। न्यायपालिका को ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका कुछ कानून या नियम ऐसे बना देती है जो संविधान के दायरे से बाहर और जनता के हितों के अनुकूल नहीं होता है। अब प्रश्न होता है ये कब से जो शुरुआत हुई। ऐसे न्यायिक सक्रियता की पहली बार 1947 में अमेरिका के इतिहासकार आर्थर श्लेसिंगर जूनियर द्वारा प्रयोग में किया गया था। भारत में इसकी नींव 1970 के दशक में न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति VR कृष्णा, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DA देसाई द्वारा रखी गई थी। इसमें हम एक शब्द का प्रयोग इससे पहले किए थे कि आर्टिकल 137। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्टिकल 137 क्या है। इसको हम पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार या न्यायिक समीक्षा भी कहेंगे। SC को संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता की जांच कर सकता है इस आर्टिकल के तहत। वो इसी के तहत SC खुद के पूर्व के निर्णय को भी समीक्षा कर सकता है। ये आर्टिकल जो 137 है वो आपके पूर्व के निर्णय को भी समीक्षा वो कर सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि अपने पूर्व के निर्णय को जो होता है उन्होंने बदल दिया है। इसके आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। अगले पेज पर आते हैं। देखते हैं कि जब जब न्यायपालिका विधायिका और यह कार्यपालिका के कानून या निर्णय के विरुद्ध अपना आदेश देती है तब तब न्यायिक सक्रियता शब्द चर्चा में आ जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका को
विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। जो इस पॉइंट में है, हमारे कार्यपालिका का कार्य ही होता है देश के शासन, देश के संवैधानिक कानूनों के अनुसार चले। यदि इसमें देश का कोई भी संस्था या व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करना तो हमारे न्यायपालिका ही काम है। लेकिन ऐसे तो संसद का भी काम है कि देश के संविधान के दायित्व के अनुसार ही कार्य करे। लेकिन चूँकि आज संसद में ऐसे कई सदस्य हैं जो खुद ही कानून तोड़ते हैं, जो आगे हमने इस पॉइंट को जिक्र किया है। हमारे विधायिका का कार्य है देश के जनता के हित में कानून बनाना। अच्छा कानून वही बना सकता है जो कानून का इज्जत करता हो, उसका महत्व देता हो। परंतु आप क्या जानते हैं कि आज का कानून बनाने वाली विधायिका के सदस्यों को तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि इनकी सदस्य की स्थिति क्या है। अभी 543 सांसद हैं लोकसभा में। आपराधिक मुकदमे दर्ज सांसदों की संख्या 233 है। गंभीर अपराध मामले में केस दर्ज है उनका 159 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी संसद, जो काफ़ी महिला के बारे में चर्चा करते रहते हैं, वैसे भी उसके विरुद्ध भी जो होता है कि कई ऐसे संसद हैं, जैसे लगभग 19 सांसद ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करके आज कानून बनाने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध ही कानून बनाने के लिए संसद में बैठे हुए हैं। बलात्कार आईपीसी की धारा 376 कहते 3 सदस्य भी हैं बलात्कारी जो कानून बना रहे हैं देश के हित में। आपराधिक केस में दोष सिद्ध जो संसद न्यायालय ने जिस संसद को आपराधिक केस में दोषी सिद्ध कर चुके हैं, वैसे 10 सदस्य भी हैं जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। जिस देश में कानून बनाने वालों में लगभग आधे सांसद किसी न किसी रूप से कानून का मजाक बना देते हैं, ऐसे में वे कितना अच्छा कानून अपने जनता के लिए बनाएंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं। आप तैयारी करते हैं यूपीएससी और पीसीएस का, तो आपको अनुभव हो जाता होगा कि ऐसे संसद जो खुद आपराधिक में अपराधों में लिप्त हैं, वे कितने अच्छा कानून बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि वे जनता के हित में मजबूत कानून बनाएंगे? ऐसे अपराधियों से बना हुआ संसद जो कानून बना रहे हैं, ऐसे में गलत कानून तो बनेगा ही, जनता के लिए हित में सही नहीं होगा वैसे गलत कानून अगर बनते हैं तो। इसके विरुद्ध न्यायपालिका अगर सक्रिय होता है तो अच्छी बात है, परंतु विधायिका और कार्यपालिका को लगता है कि न्यायपालिका हमारे कार्यों का हस्तक्षेप करके अपने दायरे से बाहर जा रही है। यही कारण है कि दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। क्या कारण है कि आज न्यायपालिका को सक्रियता इतनी बढ़ी है? यूँ कहें कि न्यायपालिका आज न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों महसूस कर रही है, इसके हम कई कारण हम देख सकते हैं। सरकार के मुख्य अंग विधायिका और कार्यपालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र के सिद्धांतों का लगातार क्षरण हो रहा है। अगर लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब जो है हमारे संसद, जिसको हम जो चुन के हमारे प्रतिनिधि चुनकर हम जो भेजते हैं, वे ही अपराधी होते हैं। इसमें बहुत हद तक जनता भी दोषी है, ऐसा नहीं है कि जनता दोषी नहीं है। अपराधियों को ही जिताकर अगर संसद भेजने लगे तो कानून तो गलत बनता ही है और फिर न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है। तो संसद, तीसरा पॉइंट में है, संसद का अपने विधायी कर्तव्यों से अनभिज्ञ होना। जब उसमें सांसद कानून बनाने वाले, विधायिका में तो हमारे जो है संसद वगैरह आते ही हैं जो आपराधिक किस्म के हैं, तो उसको संसद के कानून क्या होता है, कैसे बनता है, उनके बारे में भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है। तो इससे कर्तव्यों को नहीं होने के कारण भी जो होता है सही तरीके से वे अपने अधिकार का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है कार्यपालिका का अपने कार्यों में कठोर होना और जनता को अपेक्षित परिणाम देने में विफल होना। विफल क्यों नहीं होगा जब कानून बनाने वाले ही जो है कानून तोड़ रहे हैं, तो विफलता तो आएगी ही। पांचवा पॉइंट है जनहित याचिकाओं द्वारा बदलते परिदृश्य में। आज
जनता के हित के मुद्दे को सामने लाना, क्योंकि जनहित याचिका द्वारा बदलते परिदृश्य में ऐसा हुआ है। क्योंकि जनहित याचिका जब से आया हुआ है तब से जो होता है कि न्यायपालिका काफ़ी सक्रिय भी हुआ है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जनहित याचिका के एक उदाहरण हम देते हैं, आप इसे समझ जाइएगा कि क्या सही में न्यायपालिका को आगे आना चाहिए या नहीं। एक उदाहरण हम समझते हैं IPL 9 का, जो महाराष्ट्र में होने वाला था। इसे एक जनहित याचिका के बाद बम्बई हाई कोर्ट फाइनल मैच सहित 13 मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि पिचों को संवारने के लिए 60 लाख लीटर पानी बहाना पड़ता, जबकि महाराष्ट्र उस समय सूखे की मार झेल रहा था। यह कार्य तो खुद कार्यपालिका को करना चाहिए। जनहित याचिका के माध्यम से जब ये न्यायालय में आया तब न्यायालय जो होता है कि ऐसे निर्णय लेना पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये कार्यपालिका को ही करना चाहिए? एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें विधायिका न्यायपालिका के कार्य को अपने हाथ में लेने का प्रयास भी उन्होंने किया था। हम याद दिलाना चाहेंगे 99वां संविधान संशोधन को। इस सरकार ने 99वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अधिसूचित किया था 18 अप्रैल 2015 को। इस संविधान संशोधन द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, इसके तहत SC और मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को नियुक्ति और हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय के 5 शीर्ष जजों द्वारा होती थी, जिस पर पहली बार सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा लौटा सकती थी, परंतु दूसरी बार माननी पड़ती थी। इसको समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन द्वारा। इसकी जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों सदनों द्वारा पास हो गया था, ये बनाया गया, जिसे SC ने 16/10/2015 को समाप्त कर दिया। इससे उन्होंने कहा इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। पहले की तरह कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था चलेगी। आप खुद समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयों में भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ सरकार का कहना था कि ये कॉलेजियम व्यवस्था से तानाशाह जो है वो न्यायपालिका के बढ़ती है नियुक्तियों और हस्तांतरण के मामले में, वह खुद इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहती है। जो पहले के मुद्दे थे इसमें कि क्यों लाया गया था इस संविधान संशोधन को। न्यायालय में ऐसे तो बात सही है कि न्यायालय में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन वो मुद्दे हम बाद में देखेंगे। यहाँ हम देखना चाह रहे हैं कि न्याय संहिता का क्यों लाया गया था और क्या ये उचित है। तो यहाँ एक हम देखेंगे न्याय संहिता के कारण आज कई सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जाती है। हम इसको सकारात्मक प्रतिक्रिया को हम लाभ के दृष्टि से देखेंगे। इससे विधायिका और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है। बात सही है, न्यायपालिका सक्रियता काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुआ है, तो वाजिब है कि उसकी जवाबदेही भी काफ़ी बढ़ा है। दूसरा पॉइंट है कि न्याय संहिता के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास और सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय के स्थान पर सामाजिक न्याय निर्णय का विकास हुआ है। बात सही है। तीसरे पॉइंट में है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आधार प्रदान करने में न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। चौथा पॉइंट, न्यायिक सक्रियता के कारण ही साधन विहीन गरीब और आम जन को बेहतर न्याय सुलभ हो पाया है। ऐसा जनहित याचिका का कारण हुआ है। हम जनहित याचिका को भी चर्चा करेंगे, क्योंकि न्याय संहिता में जिस पहली पॉइंट में हमने बताया था कि न्याय संहिता के लिए जो है जनहित याचिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीट याचिका भी है। रीट याचिका तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तब रीट याचिका जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय और
उच्च न्यायालय द्वारा। देखिए, न्यायपालिका से का सकारात्मक परिणाम तो हमने देखा, हम कुछ उसका नकारात्मक परिणाम भी देखते हैं, जिसके कारण आज विधायिका कार्यपालिका न्यायालय पर अपने अधिकार का हनन का आरोप लगाती रहती है। यह प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सही में कार्यपालिका को विधायिका और न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ बातों को हम देख सकते हैं। क्या न्यायपालिका जो अपने निर्णय देती है वो अर्थशास्त्री, वैज्ञानिकता, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ आदि जैसे ज्ञान का अनुभव रखती है वो, क्योंकि इन सभी को कानून बनाने में तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। उत्तर में है नहीं रखती है ये। न्यायपालिका के पास ऐसा नॉलेज नहीं है। फिर ऐसे मामले में निर्णय और उन परिस्थितियों जो काफ़ी जरूरी होती है कानून बनाने के समय, उसको नज़रअंदाज करते हुए अपना निर्णय कैसे सुना देती है, ये तो गलत है। दूसरा पॉइंट है, कार्यपालिका यदि न्यायपालिका के आदेश को न माने या मानने में देरी कर दे या संविधान में संशोधन द्वारा बदल दे, तो ऐसे में तो जनता का विश्वास न्यायपालिका से कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, क्या न्यायपालिका ऐसे मुद्दों को अपने ऊपर लाद कर पुराने मामले का ढेर के साथ अन्याय नहीं करती है। अगर हम देखते हैं कि लंबित मामले न्यायालय में करोड़ों हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें सभी न्यायालयों में तो करोड़ों जो होता है मामले अभी भी लंबित है और 10-10 साल 20-20 साल तक जो होता है न्यायालय का चक्कर लगाते रहते हैं। क्या उन लोगों के विरुद्ध ये अन्याय नहीं है कि ऐसे छोटे मोटे लेकर विधायिका पर आपत्ति जताकर उनके अपने कर्तव्य और दायित्व जो है उनको जो है रोकने कर अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास न्यायपालिका अगर करती है, पुराने मामले को छोड़कर, पुराने इतने लंबित मामले पर, तो एक प्रकार से जनता के विरुद्ध कहेंगे या जनता के हित में नहीं होना भी है ये। इसलिए जो है कार्यपालिका और विधायिका कई बार जो होता है न्यायालय पर यह आरोप लगाती रहती है कि अपने भीतर तो झांक कर देखे कि इतने बड़े जो है लंबित मामले हैं कोर्ट में, और फिर भी जो होता है कि वो कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। चौथा पॉइंट है, इससे लोकतंत्र सशक्त नहीं होगा बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास कम होगा, जो सही नहीं है। हम एक उदाहरण यहाँ देखते हैं। नुपुर शर्मा मामले में एससी के जजों ने कहा कि देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए अकेले नुपुर जिम्मेदार है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हाल की बात करते हैं, और तभी वो तो तथ्यों को देखे बिना ही, पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा टिप्पणी उन्होंने की है। जब इंटरनेट पर मीडिया पर बहस बढ़ी इस मामले में, लोगों ने एससी को भला बुरा कहा, तो एससी ने के जस्टिस पार्डीवाला ने इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत कर दी। इसे किसी भी तरह से एक अच्छा न्यायिक सक्रियता नहीं कह सकते। कई बार एससी ने खुद का निर्णय भी बदल चुके हैं, साथ ही साथ अपने पूर्व निर्णय पर सवाल खड़े कर चुका है। जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की बात करें, एससी ने पूर्व के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों को इस टेस्ट से बाहर रखने का आदेश दिया गया था, यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वह फैसला बहुमत के राय जाने बगैर ही दे दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि फैसला देने से पहले तत्कालीन पीठ के अन्य सदस्यों से कोई चर्चा नहीं की गई। ये पूर्व का फैसला जो था जुलाई 2013 में आया था। ये सर्वोच्च न्यायालय का इस तरीके से निर्णय जो अपने पूर्व के निर्णय को बदल देती है, तो अगर विधायिका और कार्यपालिका आपत्ति करती है तो इसमें भी कोई बुरा नहीं है।
छठा पॉइंट हमें ये देखें, कई बार न्यायपालिका न्यायिक संहिता के नाम पर निर्णय तो देती है, किंतु वह इस बात का अंदाज नहीं लगा सकती कि इस निर्णय को क्रियान्वित करने में क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। 7वां पॉइंट है कि न्यायपालिका जनहित के नाम पर नीति विषयक तथा साधारण प्रकार के प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित प्रतीत होता है। यदि इसी तरह न्यायालय छोटे छोटे मामले में हस्तक्षेप करती रही तो जल्द ही उसके निर्देशों का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियता पर जो आपत्ति उठ रही है उन सभी पॉइंटों को हम चर्चा भी कर रहे हैं। इसी में 8वां पॉइंट है, न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार है। जजों के रिटायर होने के बाद सरकार द्वारा राज्यपाल बनाना, राज्यसभा का संसद बनाना न्यायिक सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हाल ही में फरवरी 2023 को जस्टिस अब्दुल नजीर को रिटायर होने के 1 महीने बाद ही आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रलोभन में भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकार के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं या निर्णय देने में थोड़ा नरमी बरत सकते हैं? तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका के वास्तविक छवि को ठेस नहीं लगता। ऐसे में न्यायालय निष्पक्ष नहीं हो सकता। आपसे ही पूछा जाए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के जजों को सरकार द्वारा कोई जो है लाभ का पद ग्रहण करना चाहिए? यदि जज सरकार के लाभ का पद जैसे राज्यपाल और राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो किसी न किसी रूप से सरकार के पक्षधर जरूर होंगे। ऐसे में वे सरकार के विरुद्ध निर्णय देने से बचने का प्रयास करेंगे जो न्यायपालिका के निष्पक्षता पर प्रश्न लगाता है। हाल ही में फरवरी 23 में जस्टिस अब्दुल नजीर एससी से मतलब सर्वोच्च न्यायालय से जनवरी 23 में रिटायर हुए थे। इसे 1 महीने बाद ही फरवरी 23 में जो था आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस रंजन गोगोई जो 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे, को 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति ने उसे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत कर दिया। वे राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे, ऐसे नहीं कि पहले जज थे। इससे पहले भी जो होता है कि हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पहले जज थे, उनसे पहले देश के 21वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो 1990-91 के बीच मुख्य न्यायाधीश थे, को कांग्रेस ने जो था राज्यसभा भेज दिया था। इससे पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस ने 1983 ईस्वी में रिटायरमेंट के 5 महीने बाद ही राज्यसभा भेज दिया। ये सभी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निष्पक्षता पर प्रश्न लगाता है। रिटायर के बाद पद के प्रलोभन में न्यायाधीशों का निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। इससे न्यायालय के न्याय सक्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों में है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को भी अपने भीतर झांक कर यह जरूर देखना चाहिए कि हम जनता पर कितना खरा उतरते हैं। उनका काम है संविधान के दायित्वों के अनुसार जो होता है, देश चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनको देखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विधायिका और कार्यपालिका के अपने दायित्व जो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होता है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, उनके निर्णय को बदलते रहें। एक और जहां न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जनता के हितों की रक्षा करने के हवाला दे रही है, वहीं सरकारी न्यायपालिका को अपने मर्यादा में रहने की सीख दे रही है। संतुलन बनाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। यह जरूरी है कि हम मर्यादा में रहकर दूसरे की मर्यादा का सम्मान करें। यदि कानून तोड़ने वाला ही कानून बनाने लगे तो निष्पक्ष कानून की आशा करना बेईमानी होगी। ऐसे में यदि न्यायपालिका जनता के हित और संवैधानिक दायित्वों के तहत न्यायिक सक्रियता दिखाती है तो इसमें बुराई नहीं है। पहले कानून बनाने वाले ईमानदार
निष्पक्ष होकर नैतिकता के साथ देश में सोचते हुए, देश के हित में सोचते हुए कानून बनाए तो न्यायपालिका इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। इससे दोनों के बीच विवाद ही नहीं पैदा होगा। दोनों को जनता के हित और संविधान के दायरे में रहकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, यही देश के हित में होगा। इसलिए न्याय संहिता पर प्रश्न चिन्ह उठाना खुद विधायिका कार्यपालिका अपने दायित्व और ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ कार्य करे तो फिर दोनों में विवाद ही नहीं आएगा। यहाँ हम थोड़ा जनहित याचिका के बारे में ही चर्चा कर देते हैं, क्योंकि जनहित याचिका और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न्यायिक संहिता में। देखिए, जनहित याचिका को हम PIL भी कहते हैं। मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक हितों के मुद्दे को उठाने के लिए आम व्यक्ति या स्वयं न्यायपालिका IPL दायर कर सकती है। IPL भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानून के मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। IPL केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें कि IPL जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। याद रखें कि रीट याचिका जो मौलिक अधिकार से संबंधित है से अलग है, जो व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अपने लाभ के दायरे से की जाती है कौन है? जनहित याचिका, रीट याचिका। जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। इसलिए दोनों में अंतर, सिर्फ आप अंतर ही जान जाइए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें कि रीट याचिका जो होता है वह व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका सामाजिक हित से संबंधित है, जनता के हित से संबंधित है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे मुद्दे जो होता है वह जनहित याचिका द्वारा सामने लाए जाते हैं। यहाँ अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने और संरक्षण के लिए रीट जाहिर करती है। यानी रीट जाहिर करने का अधिकार केवल दो ही संस्था को है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। इस प्रकार हम न्यायिक संहिता के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने जनहित याचिका और रीट याचिका का अर्थ को भी हमने बताया है। इस टॉपिक पर कोई भी स्टूडेंट अगर नोट चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने इस पर दे रखा है। स्क्रीन पर जो होता है व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, ये नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कीजिए और उसके बाद हम उस पर जवाब देंगे आपको, और PDF सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। ये काफ़ी सस्ते रेट पर होगा, मात्र 20 रुपये में। ये टॉपिक आपको 20 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आगे भी आने वाले टॉपिक का रेट वही 15 से 20 रुपये ही हमने रखा है, और सभी PDF नोट्स जो है धीरे धीरे हम आप लोगों के पास उपलब्ध करवाएंगे। जितने भी टॉपिक UPSC के हैं और PCS के हैं जो एक स्टूडेंट को पास करने के लिए जरूरी होगा, उन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम इससे नोट भी उपलब्ध करवाते जाएंगे। धन्यवाद।